कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी प्रोफेसर कीन्स ने डेवलप किया था और इस सिद्धांत का तात्पर्य था कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार से तरलता के माध्यम से किया जाता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि अर्थव्यवस्था में तरलता की मांग जो होती है वही अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से ब्याज की दर का मुख्य निर्धारक होता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से अदर जगह पर हम लोग संतुलन देखते हैं, संतुलन कैसे हम देखते हैं अदर जगह पर, जहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वहां पर अर्थव्यवस्था क्या होती है, इक्विलिब्रियम पर होती है, इक्विलिब्रियम पर होती है। लेकिन उसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग डीएम, डिमांड ऑफ मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, दोनों बराबर हो जाएगी तो वहां पर क्या होता है, ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। प्रोफेसर कीन्स की विशेषता यह थी कि प्रोफेसर कीन्स जो थे वो वास्तव में मांग जनित अर्थव्यवस्था की कल्पना करते थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था में सभी जगह पर डिमांड साइड पर ज्यादा अधिक फोकस किया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर एक्सपेंडिचर का नेचर, आपको व्यय करने की प्रवृत्ति लोगों में दिखाई पड़ती है, लोगों में मांग की प्रवृत्ति ज्यादा है, लोगों में उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो कीन्स की बुक जो थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 में पब्लिश हुई, उसमें उन्होंने अपने इस ब्याज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अन्य वस्तुओं का मूल्य उनकी मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार ब्याज की दर का निर्धारण भी वास्तव में मुद्रा की मांग तथा मुद्रा की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होगा। अब हमको बेसिकली कॉन्सेप्ट ये देखना कि व्हाट इज डिमांड ऑफ मनी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि डिमांड ऑफ मनी क्या होती है, हम लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। तो मुद्रा की पूर्ति को यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स ने न्यूट्रल माना है और इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में जो सप्लाई ऑफ मनी है इट इज हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत सप्लाई ऑफ मनी को ऑपरेट करता है, जो क्या होता है अर्थव्यवस्था में न्यूट्रल पार्ट होता है, अर्थात ये अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या कमी करती है। तो इस प्रकार प्रोफेसर कीन्स सप्लाई साइड को डिफाइन तो करते हैं, बट इन्होंने कहा कि ब्याज की दर में निर्धारण में सप्लाई साइड की भूमिका बहुत कम होती है, केवल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है डिमांड ऑफ मनी की, यानी मुद्रा की मांग ही सबसे ज्यादा होती है। और इसको कीन्स ने कहा तरलता की मांग, तरलता की मांग। इन्होंने कहा तरलता की मांग अगर अर्थव्यवस्था में ज्यादा है तो ये तरलता की मांग यानी मांग पक्ष ही इकोनॉमी में ब्याज की दर का निर्धारण कर सकता है। तो प्रोफेसर कीन्स ने पूर्ति पक्ष की अपेक्षा सप्लाई ऑफ मनी जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत करता, उसकी अपेक्षा इन्होंने तरलता की मांग जो डिमांड ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता, उस पर अपना सिद्धांत ज्यादा फोकस किया तथा इसके अनुसार इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में ब्याज दर का निर्धारण तरलता की मांग पर निर्भर करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि तरलता क्या है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न होता है तरलता क्या है, तो मुद्रा का वो रूप जो सबसे जल्दी खर्च करने के लिए रेडी हो जाए, जो सबसे आसानी से, सबसे जल्दी या आसानी से हम लोग व्यय कर सकते हैं, सबसे आसानी से व्यय कर सकते हैं, ऐसी मुद्रा जिसको हमको खर्च करने में कोई परेशानी उठाना ना पड़े, वो लिक्विड मनी कहेगी। और लिक्विड मनी, तरल मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसको व्यय करने में कोई समस्या हमें ना आए। तो आप
का जवाब सीधा होगा नोट। अगर मेरे पॉकेट में, मेरे पर्स में कैश पड़ा है, जिसको नोट आप बोलते हो, कैश पड़ा है, तो शायद ये कैश ही सबसे तरल मुद्रा होगी। अगर आपके पर्स में कैश है तो आप जानते हैं कि मेरे पास तरल मुद्रा है और मुझे कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि एटीएम कार्ड भी तरल मुद्रा का एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ बेसिक है, बट एटीएम कार्ड जब लेकर के हम मार्केट में निकलते तो मुझे डर होता है कि एटीएम कार्ड से पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहां पर तरलता थोड़ी सी कम हो जाएगी एटीएम से। क्यों? क्योंकि अगर पैसा नहीं निकला तो मैं बाजार से सब्जी नहीं ला सकता, मैं बाजार से मिल्क नहीं ला सकता। तो एटीएम इज ऑल्सो लिक्विड मनी, बट ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लिक्विड मनी है। फिर आप कहोगे, आप एक और एग्जांपल दोगे, सर गोल्ड इज ऑल्सो लिक्विड मनी। नो, गोल्ड आपके पास सोने की चेन है तो आप पहले तो चेन को मनी में कन्वर्ट कराओगे, सब्जी वाले को आप गोल्ड नहीं दोगे, तो ये लिक्विड मनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, फिर आपके पास कहोगे बॉन्ड पेपर मेरे पास है, नहीं, बॉन्ड पेपर को भी रात में कोई नहीं ले सकता अगर आपको इमरजेंसी पड़ गई तो। ठीक है, तो आज अंत में आप कहोगे कि सर सबसे सरल रूप मुद्रा का जो मुझे खर्च करने में सबसे आसानी होती है वो नोट या कैश ही होता है। अगर मेरे पास 2000 का नोट है या 500 का नोट है, 100 रुपए का नोट है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी सबसे सरल मुद्रा मेरे पास क्या होगा, नोट या कैश ही होगा। ओके, तो ये एक बात कंफर्म हो गई कि तरलता क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, जिसको हम तुरंत व्यय कर सके, तरल मुद्रा कहलाती है। अब तरलता के लिए आप परेशान मत होना। लिक्विड, जैसे लिक्विड क्या होता है, पानी, पानी सबसे तरल होता है। ठीक है, आपने कहीं डाला बह गया, उसी प्रकार ऐसी मुद्रा जो बाजार में कहीं पर भी काम करे, जैसे पानी, पानी को क्या करते हैं आप, ग्लास से कहीं गिरा दो फैल जाएगा। उसी प्रकार ऐसी मुद्रा जो बाजार में सभी के द्वारा तुरंत स्वीकार कर की जाए, वो सबसे सरल मुद्रा कहलाती है। अगर आप कह दो कि डिजिटल मनी, तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं डिजिटल मनी को, आप पेटीएम कर देते हो, आप गूगल पे कर देते हो, बट इसमें भी अब कुछ लोग प्रॉब्लम करते हैं, अभी मेरे पास मनी नहीं पहुंची है, हम तो इसको लेते नहीं अकाउंट में, बहुत प्रॉब्लम होती। हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं, भारत में डिजिटल करेंसी बहुत लिक्विड हो जाएगी, नोट से भी ज्यादा, कैश से भी ज्यादा। यदि भारत में नेटवर्क प्रॉब्लम सही हो जाए, लोग शिक्षित हो जाए, दुकानदार रजिस्टर्ड हो जाए, ये ऑटोमेटिक डिजिटल मनी सबसे लिक्विड मनी आपकी हो जाएगी। तब तरलता की डिफिनीशन शायद ये जो कैश पर आज हमने फोकस किया, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब आप आज हम लोग लेकर के चलते हैं भारत की अगर कंडीशन है तो भारत में नोट या कैश की बात करते हैं। और दो करेंसी इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करने जा रही है, एक लॉन्च करने जा रही है डिजिटल मनी और दूसरी है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों पर आप मटेरियल ढूंढिए, व्हाट इज डिजिटल मनी एंड व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो ये दो पर भारत सरकार काम करना चाहती है कि मैं डिजिटल मनी लॉन्च कर दूं। क्रिप्टो करेंसी की तरफ अभी हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में हमको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दूर क्या है, ये हमारा लक्ष्य दूर है, लेकिन हम देखते हैं। अब मेरे पास प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जहां पर अर्थव्यवस्था में जहां पर मुद्रा की मांग तथा जहां पर मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग, तरलता की मांग, तरलता की मांग जो अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता, एक आम आदमी रखता है, और मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जहां पर मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर हो जाता है, वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। तो हमने बताया कि सप्लाई ऑफ मनी हेल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम बात करते हैं मुद्रा की मांग की और तरलता की मांग की। तरलता की मांग वो मांग होती है जो सबसे आसानी से मुद्रा खर्च हो सके। तो हम देखते हैं कि तरलता की मांग तीन पर्पज के लिए कोई भी व्यक्ति करता है। तीन उद्देश्य होते हैं तरलता के। तीन उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति अपने पास पर्स में पैसा रखता है। आपके घर में जो मनी है वो यही तीन उद्देश्य के लिए होंगे। पहला उद्देश्य है ट्रांजैक्शन मोटिवेशन, आपको लेन देन करना होता है, आपका परिवार चलता है, आपको सब्जी लेने, आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी है, आपका कहते हैं लेबरों को पेमेंट करना है, आपको नौकर का पेमेंट करना है, आपको बिजली का पेमेंट करना है आदि। तो ये आपका ट्रांजैक्शन मोटिवेशन, जिसे हम लेन देन
या व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक उद्देश्य के लिए मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा आप अपने घरों पे रखते हो। दूसरा उद्देश्य होता प्रिकॉशनरी मोटिवेशन। क्या होता? दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए। दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा जो हम लोग रखते हैं, भविष्य हमारा अनिश्चित है, क्या पता आज ये पल है, कल का क्या पल हो जाए, तो हमारा भविष्य अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए हम अपने पास कुछ मुद्रा रखते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी रात में हो जाए तो हम हॉस्पिटल लेकर के भाग सके, हम एटीएम से पैसा थोड़ा रास्ते में निकालने लगेंगे। और तीसरा इन्होंने प्रोफेसर कीन्स ने बताया, स्पेकुलेटिव मोटिवेशन अर्थात सट्टा उद्देश्य के लिए हम लोग मुद्रा रखते हैं। और इन तीनों के विषय में अब विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि डिमांड ऑफ मनी, जो मुद्रा की मांग है, वो इस तीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अब आइए इन तीनों का नेचर प्रॉपरली देख लेते हैं, तीनों के डिफिनेशन देख लेते हैं, तीनों का सिंबल देख लेते हैं एक प्रॉपर वे में। चलिए इसको हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिवेशन। ट्रांजैक्शन मोटिवेशन लेन देन उद्देश्य या व्यापारिक उद्देश्य के लिए मुद्रा। लेन देन या व्यापारिक उद्देश्य के लिए हम लोग अपने पास कुछ मुद्रा रखते हैं। अपने परिवार में बिजली का बिल पेमेंट करने के लिए, पानी का बिल पेमेंट करने के लिए, रूम रेंट देने के लिए, ठीक है, कोई भी चीजें होती जो दैनिक जीवन में होती, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए हम अपने पास कुछ मुद्रा रखते हैं। और साथ ही साथ व्यापारिक उद्देश्य को संपन्न करने के लिए कि अगर कोई छोटा मोटा मैं बिजनेस चला रहा हूं, तो उस पर अगर मैंने मनी लगाया है, तो मनी क्या होता है, रिटर्न थोड़ा सा टाइम में आएगा, तो हमको इनपुट कॉस्ट को लगाने के लिए कुछ ना कुछ मुद्रा चाहिए। तो इस मुद्रा को हम लोग ट्रांजैक्शन मोटिवेशन के रूप में अपने पास रखते हैं। और याद रखना कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार क्या होता है, ट्रांजैक्शन मोटिवेशन का जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें और आपकी परिवार की बात करें, कंडीशन बहुत मान लो खराब है, तो आपके द्वारा जो एलटी के रूप में, ये इस मुद्रा को कहते हैं एलटी के रूप में, आपके पर्स में बहुत खींच के कितनी मुद्रा मिलती है, 100 रुपये मिलती है। ठीक है, आपने कहा कि ये मैं डेली कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो ये 100 रुपए हम ऑटो रिक्शा के लिए दे देते हैं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है, उसके पर्स में 1000 रुपये हो सकता है, तीसरा पर्सन है, उसके पर्स में 50,000 भी हो सकता है। इट विल बी डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, यानी इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करता कि वो व्यक्ति कितनी आर्थिक पृष्ठभूमि से है। तो इस प्रकार ये जो मुद्रा होती है एलटी मुद्रा, ये किसका फलन होती है, ये आय का फलन होती है। अगर आपकी आय अधिक है, आपके परिवार में आय अधिक है, तो आप घर में जो ये मुद्रा रखते हो एलटी मुद्रा, ये ज्यादा रखते हो। अमीर घरों में तिजोरियों में 50,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए आसानी से रख लेते हैं, क्योंकि जिनका लेन देन का उद्देश्य बड़ा होता है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो होता है, गरीब व्यक्ति अपने घर में क्या होता है, 100 रुपए, 200 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए रखता है, ताकि कोई लेन देन का कार्य हो। तो ये आय का फलन है। अगर आय व्यक्ति की ज्यादा है, तो उसका लेन देन का उद्देश्य के लिए मुद्रा भी वो ज्यादा रखेगा। और अगर उस व्यक्ति की आय कम है, तो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा भी कम रखेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग पर्स में 100 रुपए, 200 रुपए ही रखते, क्यों? क्योंकि उनकी इनकम नहीं हुई होती है। ठीक है, तो लेन देन उद्देश्य की मुद्रा वो मुद्रा होती है जो आय का तो फलन होती है, लेकिन ये मुद्रा ब्याज का फलन नहीं होती है। इसका तात्पर्य क्या है? अगर हम आपसे कह दें कि आपके पर्स में जो 100 रुपए हमें दे दो, हम आपको अगले महीना 150 रुपए दे देंगे, तो आप डायरेक्ट नकार दोगे, नहीं हम ये पैसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यही मेरे लिए लेन देन के लिए इमरजेंसी मुद्रा और मेरे पास कोई मनी नहीं है। अर्थात ये मुद्रा जो लेन देन की मुद्रा होती है, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता। ब्याज की दर बढ़े, हम चाहे जितना उसको डबल करके पैसा दें, वो ये मुद्रा त्यागने को तैयार नहीं होता। ब्याज की दर घटे, फिर भी ये मुद्रा देने को वो तैयार नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो लेन देन की मुद्रा होती है, ये आय पर धनात्मक निर्भर करती है, लेकिन ब्याज की दर पर कोई भी निर्भरता नहीं होती। अर्थात ये ब्याज की दर का फलन नहीं होती। रिजल्ट, लेन देन की मुद्रा, लेन देन की मुद्रा ब्याज का
फलन नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं होती है। अर्थात कोई चाहे जितना ब्याज देते, भैया हम 2 महीने में आपको 3 गुना कर देंगे, नहीं, हम ये पैसा नहीं देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मनी फॉर मी, क्योंकि ये मेरे घर में व्यापारिक उद्देश्य या लेन देन उद्देश्य के लिए मैं ये पैसा अपने घर में रखा हूं। दूसरा, ये आय का फलन होती है और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एलटी। टी यहां से हमने ले लिया और एल लिक्विडिटी, तो एलटी के नाम से इस मुद्रा को हम लोग देखेंगे। क्लियर? दूसरा, प्रिकॉशनरी मोटिवेशन। प्रिकॉशनरी आपका मोटिवेशन होता, प्रिकॉशनरी मोटिवेशन का तात्पर्य होता कि हम लोग दूरदर्शिता के उद्देश्य के लिए कुछ मुद्रा रखते हैं। दूरदर्शिता का तात्पर्य होता है कि हमको इन फ्यूचर में अनसर्टेनिटी लगती है, तो इसलिए हम लोग अपने पास कुछ मुद्रा रखते हैं। आप भी रखते होंगे कि रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो कुछ आपके पापा मम्मी पैसा छुपा के रखते हैं ताकि हमारे बच्चों के काम आ जाए, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए। तो इस मुद्रा को इन्होंने कहा एलपी मुद्रा। ये दूरदर्शिता के उद्देश्य की मुद्रा जो होती है, जो हम लोग अपने घर में लिक्विड के रूप में रखते हैं, कैश के रूप में रखते हैं, इसका पी हम लोग ले लेते हैं, ये एलपी कहलाती है। और एलपी मुद्रा आय का फलन होती है। अर्थात अमीर व्यक्ति दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए ज्यादा पैसा रखते हैं और गरीब व्यक्ति कम रखता है। अमिताभ बच्चन हो सकता है ढेर सारा रखे ना, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो एक ठेले पे फल बेचता है वो हो सकता है 100, 50, 200, 2000 ही रखे प्रिकॉशनरी मोटिवेशन के लिए अपने पास मुद्रा। तो इस प्रकार की मुद्रा जो होती है वो आय का फलन होती है। आय बढ़ती है तो इस प्रकार की मुद्रा का मान बढ़ता है, आय घटती है तो इस प्रकार की मुद्रा का मान घटता है। लेकिन ये ब्याज की दर का फलन नहीं होती। अगर आपके घर में कोई आ जाए और कह दे कि ये जो आपने प्रिकॉशनरी मुद्रा अपने पास रखा है, इमरजेंसी के लिए मुद्रा रखा है, इसको दे दो, अगले महीने में डबल कर दूंगा। आपने कहा भैया आप जाइए, हम जितना आप ब्याज दीजिए मैं इस मुद्रा को त्यागने को तैयार नहीं हूंगा, ये मुद्रा मैं नहीं दूंगा। तो ये ब्याज की दर का फलन नहीं होती, जबकि आय का फलन होती है, आय पर निर्भर करती है। अगर मेरी आय ज्यादा है तो मैं प्रिकॉशनरी मुद्रा ज्यादा रखूंगा। तो इसके पूर्व मैंने अभी देखा कि एलटी जो मुद्रा थी वो ब्याज की दर का फलन नहीं थी। क्लियर है? और हम सिद्धांत कौन सा पढ़ रहे हैं? ब्याज के निर्धारण का सिद्धांत। दूसरा, एलपी ये मुद्रा, ये जो प्रिकॉशनरी मुद्रा है, दूरदर्शिता उद्देश्य वाली मुद्रा है, ये भी ब्याज की दर का फलन नहीं है। अर्थात ये दोनों मुद्रा का नेचर सेम लग रहा है ना, ये इसका भी नेचर, चाहे जितना आप पैसा दे दो ये मुद्रा मैं देने को तैयार नहीं हूं। तो इसको प्रोफेसर कीन्स ने एलेवन मुद्रा कहा और इसमें एलटी मुद्रा प्लस एलपी मुद्रा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम था, दोनों ब्याज की दर का फलन नहीं थी, इसलिए इसको प्रोफेसर कीन्स ने एलेवन नाम दिया और लास्ट में नाम दे दिया एलेवन इज द नॉट फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अर्थात एलेवन मुद्रा अर्थात एलटी मुद्रा प्लस एलपी मुद्रा, दूरदर्शिता उद्देश्य की मुद्रा एंड लेन देन उद्देश्य की मुद्रा, ये ब्याज की दर का फलन नहीं होता। प्रोफेसर कीन्स ने इनका दोनों का नेचर ब्याज के संदर्भ में समान पाया, इसलिए इसको प्रोफेसर कीन्स ने घोषित कर दिया कि एलेवन मुद्रा वो मुद्रा होती है जो ब्याज दर से संबंधित नहीं होती है। आपको ये याद रखना होगा कि प्रोफेसर कीन्स ने इसको एलेवन मुद्रा से जाना है। अब हमारी बात करते हैं, तो हमारे पास एलेवन मुद्रा, आपने कहा एलेवन मुद्रा, फिर से मैं रिपीट कर रहा, एलेवन मुद्रा के अंतर्गत प्रोफेसर कीन्स ने एलटी मुद्रा प्लस एलपी मुद्रा को रखा। एलटी मुद्रा ब्याज की दर का फलन नहीं है एंड एलपी मुद्रा भी ब्याज की दर का फलन नहीं है, यानी दोनों ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती है, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए प्रोफेसर कीन्स ने इसको 11 के नाम से डिनोट किया। और आपको क्या हुआ, ये ब्याज की दर का फलन नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में क्लासेस में गर्ल्स का नेचर एक होता है तो उनको एक तरफ बैठा देते हैं, लोग क्या करते हैं, और बॉयज को एक तरफ, क्योंकि उनका नेचर, तो यहाँ पर एलटी मुद्रा का नेचर एक है, एलपी मुद्रा का नेचर यह है कि ब्याज की दर से ये संबंधित नहीं है, यानी ब्याज दर से मतलब नहीं रखते हैं, इसलिए इसको हमने एल1 मुद्रा से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि एल1 मुद्रा का डायग्राम कैसा होगा, तो एल1 मुद्रा का डायग्राम कुछ आपको ऐसा होगा, दैट इज पैरेलल टू द एक्स वाई एक्सिस के होगा। यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट ले लूं, यहाँ पर मैं ब्याज ले लेता हूं, यहाँ पर डिमांड ऑफ मनी के अंतर्गत मैं एल1 मुद्रा, एल1 के अंतर्गत मैं दो मुद्रा एलटी मुद्रा प्लस एलपी मुद्रा का ले लेता हूं, तो ये आधार अक्ष के समांतर एल1 मुद्रा प्राप्त हो जाती है।
जिसका तात्पर्य यह है कि अगर मैं ए पॉइंट पर है और अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर OR1 है तो ये मुद्रा का मान कितना रहेगा, OL रहेगा। अगर अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़कर के OR2 हो जाती है तो देखिए इस मुद्रा का मान नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा। जब ब्याज की दर बढ़कर के OR3 हो जाती है तो भी देखिए ये सदैव कांस्टेंट रहता। तो L1 मुद्रा क्या होती है, बेलोचदार होती है, इलास्टिक होती है या वाई अक्ष के समानांतर पाई जाती है, अर्थात ये ब्याज की दर से संबंधित नहीं है, अर्थात L1 मुद्रा इज नॉट इंटरलिंक विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहती मुझे ब्याज दर से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके पास पैसे हो, आप कह दो डबल दे देगा, नहीं देता, हमको नहीं चाहिए, हम तो चॉकलेट खा लेंगे। तो इसी प्रकार ये L1 मुद्रा होती है। एक परिवार के सदस्य बहुत संभाल करके LT मुद्रा प्लस LP मुद्रा को रखते हैं क्योंकि वो उनके परिवार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा होती है, वो ब्याज कमाने के लिए मुद्रा नहीं रखते। क्लियर है? नेक्स्ट, आपका थर्ड उद्देश्य की जो मुद्रा होती है, प्रोफेसर कीन्स ने बताया कि यही मुद्रा जो सट्टा उद्देश्य की मुद्रा होती है, ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा ही ब्याज की दर का निर्धारण करती है और इसको प्रोफेसर कीन्स ने LS मुद्रा नाम दिया। एस यहां से ले लिया, लिक्विडिटी, यानी जब कोई व्यक्ति सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा रखता है तो ये ब्याज की दर का फलन होता है। अब सट्टा क्या होता है, मार्केट में अचानक शेयर बाजार में उछाल आ जाए, आपने पैसा उस पर लगा दिया, तो आपके पास अगर लिक्विड मनी होगी तभी तो आप लगा पाओगे, आपके पास पैसा होगा तभी तो लगा पाओगे। और शेयर मार्केट रातों रात बढ़ गया, आपको पता चला, आपके ब्रोकर ने बताया कि शेयर मार्केट बूम करने वाला, आपने पैसा लगा दिया, फिर आपको पता चला कि शेयर मार्केट डाउन होने वाला है, आपने तुरंत पैसा निकाल लिया। तो सट्टा उद्देश्य क्या होता है, वास्तव में आपको लाभ देता है। क्या लाभ देता है, अनिश्चित लाभ देता है। तो इस उद्देश्य के लिए मुद्रा रखते हैं। तो अर्थव्यवस्था में अगर बैंक ब्याज की दर ज्यादा देता है तो लोग सट्टा में कम पैसे लगाते हैं, यार बैंक वाले अच्छा पैसा दे रहा है, मैं क्यों सट्टे पे लगाऊं, चलो बैंक में FD बना देता हूं। लेकिन अगर बैंक में ब्याज की दर कम हो जाती है, बैंक वाले ब्याज की दर कम करते हैं तो लोग पैसा निकाल लाते हैं और सट्टा उद्देश्य में इसको लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि ब्याज दर बहुत अधिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है और सट्टा उद्देश्य की मुद्रा ब्याज की दर के साथ वास्तव में इनवर्स आया कहते निगेटिव रिलेटेड है। जब ब्याज की दर ज्यादा होगी तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी, अर्थात जब बैंक वाले अच्छा ब्याज देंगे तो हमको रिस्क क्यों लेना, शेयर मार्केट में क्यों पैसा लगाएं, इसलिए वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते। लेकिन जब बैंक ब्याज की दर कम देती है तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए अपने घर में मुद्रा रख लेते हैं कि जब शेयर मार्केट में होगा तो हम लगा देंगे। बैंक में भी एक सूटकेस की तरह बैंक है, वहां पैसा ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो क्यों ना उस मुद्रा को निकाल करके अपने पास ले आए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा होती है जो ब्याज की दर का फलन होती है। ब्याज की दर ऊंचे होने पर, अर्थात जब बैंक ब्याज ज्यादा देता है तो लोग सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा अपने पास कम रखते हैं। ठीक है, आप ही आपको अच्छा ब्याज मिले, आप सट्टे उद्देश्य से पैसा नहीं लगाओगे, आप कहोगे क्या कि चलो बैंक में रख देते हैं पैसा। लेकिन अगर ब्याज दर कम है तो आप कहोगे बैंक वाले ब्याज ही नहीं देते, मुश्किल से 20 रुपए ब्याज चढ़ा है मेरे पास इतने में, तो आप उस पैसे को ले आओगे और उस पैसे से आप सट्टा या शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे ताकि आप लाभ अधिक कमा सको। तो प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि वास्तव में जो स्पेकुलेटिव मोटिवेशन होता है, जो हमारा सट्टा उद्देश्य होता है, वही ब्याज की दर को अर्थव्यवस्था में प्रभावित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सट्टा उद्देश्य के लिए रखा जाने वाला जो लिक्विड है, जो तरलता है, यही ब्याज की दर को प्रभावित करता है। अगर लोग सट्टा उद्देश्य से ज्यादा पैसा अपने घरों में रख लें तो ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंकों के पास पैसा नहीं बचेगा, सब लोग अपने घर में पैसा लेकर के चले आएंगे, परिणाम स्वरूप बैंक में क्या होगा, ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा ही ब्याज की दर को प्रभावित करती है। और इसका अगर मैं डायग्राम देखूं तो देखिए ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा है LS दैट हैव द निगेटिव स्लोप। जो निगेटिव स्लोप है, इधर अगर मैंने ब्याज लिया है और इधर सट्टा उद्देश्य की मुद्रा लिया है, LS को लिया है, तो देखिए प्रारंभ में मैं अगर A पॉइंट पे रहता हूं तो ब्याज की दर OR1 है और यहाँ पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा मैं कम रख रहा हूँ, LS1 रख रहा हूँ। क्यों, बैंक वाले अच्छा ब्याज दे रहा है, बैंक वाले इतना ब्याज दे रहे हैं मुझे, तो मैंने सट्टा के लिए मात्र इतनी मुद्रा अपने पास रखी, ये मुद्रा अपने पास रखता हूं। लेकिन अगर ब्याज की दर कम हो जाए, ब्याज की दर कम होकर के कितना हो जाए,
OR2 हो जाती है, ब्याज की दर कम हो जाए तो लोग सोचते हैं बैंक वाले ब्याज से ज्यादा दे नहीं रहे, तो अर्थव्यवस्था में लोग बी पॉइंट पर आ जाते हैं और वो मुद्रा ज्यादा से ज्यादा बैंक से निकाल करके सट्टा उद्देश्य के लिए अपने पास ले लेते हैं, फिर अपने मित्र से कहते हैं कि चलो सट्टे पे पैसा मेरा भी लगवा देना ताकि मैं असीमित लाभ को कमा सकूं। तो ये सट्टा उद्देश्य की मुद्रा दैट हैव द निगेटिव स्लोप। और प्रोफेसर कीन्स ने एलएस मुद्रा की ये ब्याज की दर का फलन पाया, इसका नेचर अलग था, इसलिए इसको L2 मुद्रा नाम दिया जो ब्याज की दर के फलन से है। तो अब हमारा रिजल्ट क्या निकला कि मैंने 3 प्रकार की मुद्रा लिक्विडिटी डिमांड के अंतर्गत पढ़ाई आपको। LT मुद्रा ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, ये ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। मैंने दूसरी मुद्रा आपको पढ़ाई LP मुद्रा, ये ब्याज की दर से प्रभावित नहीं है। तीसरी मुद्रा मैंने पढ़ाई LS मुद्रा, जो अभी पढ़ाया, ये ब्याज की दर से प्रभावित है। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो डिमांड ऑफ मनी मिल जाएगी। अब देखिए इन दोनों का नेचर सेम है, तो प्रोफेसर कीन्स ने इसका नाम दे दिया L1 मुद्रा, और इसका नेचर अलग है, इसका नाम रख दिया L2। तो अगर हम डिमांड ऑफ मनी को होकर निकालें तो LD इज इक्वल टू L1 प्लस L2 कह सकते हैं ना, यानी इसके अंतर्गत दोनों मुद्राएं हैं, इसके अंतर्गत केवल सट्टा उद्देश्य की मुद्रा जो L2 के अंतर्गत है। तो डिमांड ऑफ मनी जो होती है, तरलता की जो मांग होती है, वो L1 प्लस L2 मुद्रा के नाम से जानी जाती है। चलो अब ये दोनों डायग्राम को जोड़ दिया जाए तो समक्ष हमको LD डिमांड कर्व ऑफ द मनी प्राप्त हो जाएगा। चलो ये देखो, मैंने पहला डायग्राम लिया है L1 के लिए, ठीक है। L1 के अंतर्गत मैं दो मुद्रा लूंगा, कौन सा, LT प्लस LP, ठीक है, जो ब्याज की दर का फलन नहीं है। दूसरे के अंतर्गत मैं L2 लूंगा मुद्रा, जो ब्याज की दर का फलन है, जिसको हम लोग LS कहेंगे। और तीसरे के अंतर्गत मैं लूंगा LD L1 प्लस L2, यानी दोनों मुद्रा की मांग को, ये आपका 1 और 2 को जोड़ करके पूरी तरलता की मांग को जहां पर निकाल लूंगा और इसके आधार पर मैं आगे इक्विलिब्रियम ढूंढूंगा, ठीक है। तो डिमांड ऑफ लिक्विडिटी इज इक्वल टू L1 प्लस L2। चलो पहला मेरा डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कि L1 मुद्रा जो होती है वो ब्याज की दर का फलन नहीं होती है, इसलिए दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसीलिए वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है, पहला L1 मुद्रा आपने देखा कि ये ब्याज दर से परिभाषित नहीं होती है, इसलिए ये बेलोचदार मुद्रा की मांग होती है। दूसरी मुद्रा आपकी थी सट्टा उद्देश्य की मुद्रा, जिसको हम लोग L2 के नाम से देखे, ये निगेटिव स्लोप थी, ये बताती है कि ऊंची ब्याज दर पर लोग सट्टा के लिए मांग कम करते हैं तथा नीची ब्याज दर पर सट्टा के लिए मांग ज्यादा करते हैं। इन दोनों जब मैंने डिमांड कर्व को जोड़ा, यानी L1 और L2 को, तो मुझे क्या मिला, वास्तव में LD प्राप्त हुआ, और LD क्या था, L1 प्लस L2 था दोनों को। तो देखिए इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इतना पोर्शन यहाँ पे छूट गया, क्योंकि ये जब ये वाला डायग्राम इसमें जुड़ेगा तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, इसलिए ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर OR1, तो देखिए L1 मुद्रा की मांग वही रहेगी, जबकि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग यहाँ पर 0 मैंने दिखाया है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में टोटल जो मांग है वो कुछ इतनी रहेगी, आपकी कुछ इतनी रहेगी। अर्थव्यवस्था में इतने ब्याज दर पर मुद्रा की मांग कितनी, LD1 रहेगी ना, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये LD1 मुद्रा है, अर्थात ऊंचे ब्याज दर पर हम अपने पास तरल मुद्रा कम रखते हैं। आपके दोस्त क्या कहते हैं, यार क्यों पैसा अपने घर में रखते, चलो बैंक में डाल देते हैं, ज्यादा कमा लेंगे, कुछ ब्याज तो मिलेगा, 10 रुपए ब्याज मिलेगा, कुछ तो आएगा। जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घट करके OR2 हो जाती है ब्याज की दर, तो L1 मुद्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और L2 मुद्रा में सट्टा उद्देश्य के लिए हम लोग मुद्रा पहले से इंप्रूव कर लेते हैं, पहले से बढ़ा लेते हैं, और इस प्रकार टोटल डिमांड ऑफ जो मनी है, लिक्विडिटी की मंगनी है, वो वास्तव में बढ़ा करके LD2 कर लेते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम B पॉइंट पर आ जाते हैं A पॉइंट से। तो ब्याज की दर कम होने से तरलता की मांग बढ़ रही है, तरलता की मांग बढ़ रही है, हम लोग आगे की ओर खिसक रहे हैं। जब ब्याज की दर और कम हो करके OR3 हो जाती है, तो देखिए प्रथम मुद्रा यानी L1 मुद्रा का मान तो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा अब हम ज्यादा मांगने लगते हैं, और परिणाम स्वरूप तरलता की मांग और अधिक बढ़ करके हम C पॉइंट पर आ जाते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि अर्थव्यवस्था में जो LD मुद्रा है, यानी टोटल जो तरलता की मांग है, तरलता की मांग ब्याज की दर का फलन है,
ब्याज की दर का फलन है। अगर ब्याज की दर ऊंची होगी तो तरलता की मांग कम होगी, और ब्याज की दर कम होगी तो तरलता की मांग अधिक होगी। ये रिजल्ट यहाँ पर मुझे मिला। ये तरलता की मांग रेखा मुझे प्राप्त हो गई। ये लंब अक्ष से निकल करके थोड़ी दूर से निकलेगी। इसका कारण क्या होता है कि L1 मुद्रा इसमें ऐड है जो न्यूट्रल है। अब देखो, मैं एग्जांपल समझता हूं। आपके क्लास में दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे क्या होते हैं, न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल हैं, उनसे पूछो कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए वो नहीं बोलते हैं। तो दूसरा क्लास में वर्ग है जो रोज टॉपिक को बता देता है। तो प्रोफेसर ही मान के चलता है, तो डायरेक्ट पूछ रहा है बच्चों आज क्या पढ़ाया जाए, तो जानता न्यूट्रल वर्ग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो तो सबसे यही तो कहेगा कि हमारे क्लास में बच्चे मुझे टॉपिक बताते हैं, तो सारे बच्चे इसमें शामिल हो गए। तो उसी प्रकार एलडी मुद्रा में आपकी L1 मुद्रा भले ये ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन ये भी एलडी मुद्रा यहाँ पे सम्मिलित हो गई, और इसी के स्वरूप में अर्थात R1 अगर बढ़ता है तो एलडी का मान नीचे होगा। भले उसका सट्टा उद्देश्य की मुद्रा के कारण ऐसा हो रहा हो, लेकिन जब अर्थव्यवस्था या समाज में कुछ लोग व्यक्ति क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनको भी भीड़ में वही पार्ट मान लेते हैं कि नहीं आपका भी मत यही है। मान लो आपके क्लास में है, आपके क्लास में पूछा जाए कि कल क्लास ली जाए ना ली जाए। एक वर्ग है जो साइलेंट है, दूसरा वर्ग है कह दिया जाए क्लास लेंगे, तो इस वर्ग के अंतर्गत इस वर्ग को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जो साइलेंट वर्ग है। इसी प्रकार एलडी मुद्रा जो है इसमें L1 मुद्रा को शामिल कर लिया जाता है। भले ये ब्याज की दर का फलन नहीं है, लेकिन यहां पर आने के बाद ये क्या होता है कि निगेटिव रिलेशनशिप को शो करने लगता है। चलिए, तो अब मेरे पास ये निकल आया क्या, एलडी मुद्रा की मांग जो निगेटिव स्लोप की होती है। अब मुद्रा की मांग निगेटिव स्लोप की होती है। अब देखिए क्या होगा कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है, मांग का मैंने अभी डिस्कशन कर लिया कि एलडी जो होती है वो ब्याज की दर का फलन होते हैं, ये अभी मैंने निकाला। अब मुद्रा की पूर्ति की बात कर लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी की बात कर लेते हैं। तो सप्लाई ऑफ मनी ब्याज की दर का फलन नहीं होता है। आरबीआई को ब्याज की दर से मतलब नहीं होता है। आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी कर देता है, वो मौद्रिक पॉलिसी के अनुसार कर देता है। जो बेलोस्टार होता है अर्थात ब्याज की दर बढ़े या घटे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एक बार सप्लाई कर देता है और ब्याज की दर चाहे बढ़े चाहे घटे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सप्लाई ऑफ मनी ये भी बेलोचदार पाई जाती है। बेलोचदार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किंसियन इंटरेस्ट थ्योरी के अनुसार जो सप्लाई ऑफ मनी है उसका नेचर कैसे है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। चलिए, हमने दोनों डिफाइन कर लिया, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। दोनों को संतुलन किया जाए, जहां पर डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाएंगे। तो चलिए दोनों को एक साथ लाते हैं। ये है आपकी डिमांड ऑफ मनी एलडी जो निगेटिव स्लोप की है। यहाँ पर ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नीचे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी है नीचे। अब देखिए ये मुद्रा की पूर्ति है। ये मुद्रा की पूर्ति कौन कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा की मांग जहां पे बराबर होती है वो संतुलन बिंदु ए कहलाता है, और यहीं से ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। तो अर्थव्यवस्था में ब्याज दर कितनी होगी, OR1। जब अर्थव्यवस्था में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा करके M1 S1 कर देता है तो हम नया संतुलन बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, P संतुलन बिंदु प्राप्त कर लेते हैं, और ब्याज की दर घट करके क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। आरबीआई जानबूझ करके मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़े, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने से आरबीआई को पता है कि ब्याज की दर कम होगी। जब ब्याज की दर कम होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन लेंगे। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कीन्स का गुणक काम करेगा, और कीन्स का गुणक काम करने से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जानबूझ करके सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो उसके परिणाम स्वरूप ब्याज की दर गिरेंगी, और ब्याज की दर गिरने से इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर काम करेगा और अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई जानबूझ करके सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाती है। लेकिन क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी उसने और बढ़ाया, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने के बाद टी पॉइंट पर पहुंचा, ब्याज की दर घट करके OR2 हो गई। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब आरबीआई सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाती है, सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ाती है, लेकिन ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए
जहां पे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ी है लेकिन ब्याज की दर वही पुरानी अवस्था डी वाले पॉइंट वाला ब्याज की दर है, अर्थात अर्थव्यवस्था में एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ती है लेकिन ब्याज की दर में परिवर्तन नहीं होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, नॉट चेंज हो जाता है। तो इस अवस्था को प्रोफेसर कीन्स ने लिक्विडिटी ट्रैप की अवस्था कहा है। लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल। देखो जाल वर्ड यूज किया गया, नदी में आप हो, आप तैर ना पा रहे हो तो आप क्या कहोगे, जाल में मैं फंस गया। ठीक है, उसी प्रकार जब अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति बढ़ाती है लेकिन ब्याज की दर में कमी नहीं होती है तो इस स्थिति को तरलता जाल की स्थिति कहते हैं, क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इनएक्टिव हो गई है। आरबीआई कहता अब मेरा अर्थव्यवस्था में बस नहीं चल रहा है, अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर मैं कमी करना चाहता हूं मुद्रा की पूर्ति बढ़ा करके, लेकिन अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस गई है और ब्याज की दर OR2 से अब नीचे नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को तरलता जाल कहते हैं और तरलता जाल में आपका जो मांग वक्र होता है वो पूर्णतया लोचदार हो जाता है। याद रखना, पूर्णतया लोचदार, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तरलता जाल के अंतर्गत मांग वक्र कैसा होता है, तो पूर्णतया लोचदार हो जाता है और इसकी ढाल यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर इसकी ढाल शून्य हो जाती है। तरलता जाल का क्या तात्पर्य होता है, जब मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ाएं या घटाएं लेकिन ब्याज की दर में कोई प्रभाव ना पड़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन कांस्टेंट, तो इस स्थिति को हम लोग तरलता जाल की संज्ञा देते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग, जब अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की पूर्ति बढ़ाता है लेकिन ब्याज की दर में कमी नहीं होती है तो इस स्थिति को तरलता जाल की स्थिति हम संज्ञा देते हैं। और ये यहाँ पर अर्थव्यवस्था में आरबीआई क्या हो जाता है, एक प्रकार से न्यूट्रल हो जाता, आरबीआई मजबूर हो जाता, कहता मैं क्या करूं, अब चाहे जितना मैं मुद्रा की पूर्ति बढ़ाऊं ब्याज की दर घटना चाहिए, घटती नहीं है। तो इस स्थिति को ही प्रोफेसर कीन्स ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लगातार सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने से अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर घटती है, लेकिन एक स्थिति के बाद, डी पॉइंट के बाद जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई गई ब्याज की दर नहीं घटती है, इसे तरलता जाल की संज्ञा दी गई। तो ये देखिए मुद्रा की पूर्ति यहाँ पे बढ़ाए, चलिए एक बार मांग बढ़ा के चेक कर लेते हैं। अब देखो अगर अर्थव्यवस्था में तरलता की मांग बढ़ जाए और सप्लाई स्थिर रहे, मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहे तो क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मुद्रा की पूर्ति है, ये मुद्रा की पूर्ति क्या है, आपकी एमएस है जो आरबीआई द्वारा की जाती है। अर्थव्यवस्था में तरलता की मांग कितनी है, एलडी है, दोनों संतुलन कहां पर है, ए पॉइंट पर है। ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर OR है, ब्याज की दर OR है। अर्थव्यवस्था में यदि तरलता की मांग बढ़ जाए, लोग सट्टे के लिए ज्यादा पैसा मांगने लगे, अपने प्रिकॉशनरी मोटिवेशन के लिए ज्यादा पैसा रखने लगे, तो परिणाम स्वरूप तरलता की मांग यदि बढ़ती है तो हम LD से LD1 पर आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा नया संतुलन बिंदु बी पॉइंट हो जाता है और अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ जाती है। तो इस प्रकार का सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। तो याद रखना, जब लिक्विडिटी ऑफ डिमांड यानी तरलता की मांग बढ़ने पर ब्याज की दरें बढ़ती है, पहला रिजल्ट याद रखना, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यदि तरलता की मांग बढ़े, पूर्ति स्थिर रहे तो क्या होगा, तो आप कह देना ब्याज की दर बढ़ेगी। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़े तो क्या होगा, तो आप कह देना कि ब्याज की दर घटेगी, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज की दर स्थिर हो जाएगी और जहां पर ब्याज की दर स्थिर हो जाएगी मुद्रा पूर्ति बढ़ने के साथ साथ, उस स्थिर अवस्था को तरलता जाल की स्थिति हम लोग कहते हैं। और जहां पर मांग रेखा, जो तरलता की मांग रेखा है, वो पूर्णतया लोचदार हो जाती है। एग्जाम्स में ये वर्ड बड़ा पूछते हैं, आप परेशान होते हो और आप गलत करके चले जाते हो, तो ये याद रखना, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया आपके साथ कैसे कीन्स ने अपने सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण तरलता की मांग तथा पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति के आधार पर किया और कहां पर तरलता जाल होता है, तरलता जाल की स्थिति कैसी होती है, ये हमने आपको सारे पॉइंट्स आज के डिस्कस किए, ठीक है। तो अब हमारे पास